गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड टुडेज टॉपिक इज अबाउट द संथाल्स, है ना। तो जो एट द एंड ऑफ 1810 जो बुकनन है, हु वाज बुकनन, कौन थे बुकनन? आपको बता चुकी बेटा मैं। एक फिजिशियन थे, हाँ। बुकनन एक फिजिशियन थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में आए थे, ठीक है। बुकनन कौन थे? एक चिकित्सक थे, एक फिजिशियन थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में वेस्ट बंगाल यानी कि पहुंचे थे। और कहा जाता है कि बुकनन जब क्रॉस कर रहे थे, राजमहल हिल्स पे पहुंचे, तो जब उन्होंने वो पहुंचे वहाँ पे, ही रीच अ विलेज, एक गांव में पहुंचे, एंड इट वाज अ ओल्ड विलेज बट द लैंड अराउंड हैड बीन रिसेंटली क्लियर टू एक्सटेंड द कल्टिवेशन। तो बुकनन एक ऐसे गांव में पहुंचे जहाँ पे जंगलों की लकड़ियों को, गांव में जंगलों की लकड़ियों को काटा जा रहा था और उसको कृषि योग्य बनाया जा रहा था। लुकिंग एट द लैंडस्केप, बुकनन फाउंड एविडेंस ऑफ द रीजन हैविंग being transformed proper application of a human labor. He wrote that Gunjuriya is justified cultivated to show that a glorious country that might be made. I think its beauty and riches might be made equal to almost any in the universe. The soil here was rocky but uncommonly fine. ठीक है, तो उसने कहा कि यहाँ की जो मिट्टी थी वो रॉकी थी, चट्टानी थी, लेकिन फैमिलियर थी लोगों को, ठीक है। The soil were here. The now were had the Buchanan seen fiber, टबैको एंड मस्टर्ड। तो यहाँ पे उसने देखा कि यहाँ पर टबैको, तंबाकू हो रहा है, मस्टर्ड की खेती हो रही है। ऑन inquiry, he discovered that the frontier of cultivation here had been extended by संथाल्स। तो उसको ये पता चला कि यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियों में जो कृषि का विस्तार हो रहा है वो संथालों के द्वारा किया जा रहा है। हमने इससे पहले पढ़ा पहाड़िया लोग कौन थे? जो जंगलों से उत्पाद को इकट्ठा करते थे और जंगलों में ही रहा करते थे। तो पहाड़िया लोगों के बीच में, संथालों के बीच में झगड़े भी होने लगे थे। झगड़े का कारण क्या था कि संथालों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रोवोक किया था, तुम आगे अब बढ़ो और वहाँ की लकड़ियों को, जंगल को क्या कर दो, क्लियर कर डालो। तो इसलिए जितने भी लैंड सेटलमेंट्स हुए, यानी कि जितने भी वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड्स बढ़े, वो किसके द्वारा बढ़े? संथालों के द्वारा बढ़े, ठीक है। हाउ डिड द संथाल रीच द राजमहल? अभी राजमहल हिल कैसे पहुँच गए थे? संथाल हैड बिगन टू कम इनटू बंगाल अराउंड 1780। तो सन 1780 के दशक में ये जो संथाल थे वो कहाँ पहुँच गए थे? राजमहल हिल्स, बंगाल में पहुँच गए थे। जमींदार हायर्ड देम टू रिक्लेम द लैंड एंड एक्सपेंड द कल्टिवेशन। अब जो जमींदार थे, क्योंकि आपको पता है कि इस एरिया पे, राजमहल का जो पहाड़ी वाला जो एरिया था, लिया था, वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ऑफिसर्स, इन जमींदारों को प्रेरित करती थी कि वहाँ पे कल्टीवेशन किया जाए। अब जमींदार खुद तो कल्टीवेशन कर नहीं सकता था, तो उसने क्या करना शुरू किया? इन संतालों को हायर करना शुरू कर दिया, इनको रेंट पे लेना शुरू कर दिया और वहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन्वाइटेड देम टू सेटल इन जंग महल। तो जहाँ पे जंगल महल में वहाँ पे इन्वाइट कर दिया था। हैविंग फेल्ड टू सब्स्टिट्यूट द पहाड़ियाज एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू सेटल्ड एग्रीकल्चर। अब जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो पहाड़ियों को सबड्यूट नहीं कर पाए। सबड्यूट मतलब उनको दबा नहीं पाए, क्योंकि पहाड़ियाँ जो थे वो उत्पाती किस्म के थे, लूटपाट किया करते थे और जंगलों से उत्पाद को इकट्ठा किया करते थे। तो अब इधर ईस्ट इंडिया कंपनी की गहरी दृष्टि थी किस पर? वहाँ के जंगलों पर, राजमहल के जंगलों पर। अब वो क्या करें? तो उन्होंने क्या करना शुरू किया? उन्होंने जमींदारों को इस चीज़ के लिए परस्यू किया कि भाई तुम वहाँ का काम देखो। अब जमींदार क्या कर रहे हैं? जमींदारों ने संथालों को अपने पास ले लिया, उनको खरीद लिया और उन संथालों से उन लैंड्स पे काम कराया। इस तरह से संथाल कहाँ पहुँच गए? राजमहल हिल्स में पहुँच गए थे, ठीक है। द ब्रिटिश टर्न टू संथाल्स, द पहाड़ियाज रिफ्यूज टू कट द फॉरेस्ट। अब जो पहाड़िया लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमारी भूमि है, क्योंकि पूरे जंगल की भूमि को अपना मानते थे। कौन लोग? पहाड़िया लोग। तो उन्होंने उस जंगल की भूमि को काटने से मना कर दिया था। एंड रेजिस्टेंट टचिंग द प्लॉग, और उन्होंने कहा कि भाई जो ये ये जो प्लॉगिंग हो रही है, यानी कि जो कल्टीवेशन है, उसका उन्होंने बंद किया। एंड कंटिन्यू टू बी द टर्बुलेंट। द संथाल बाय कॉन्ट्रास्ट, उसके विपरीत जो संथाल थे वो कैसे थे? अपियर टू बी एन आइडल सेटलर। उन्होंने कहा ठीक है, हमारे को यहाँ ज़मीन मिलेगी, हम यहीं पे क्या हो जाएंगे? बस जाएंगे। क्लियरिंग द फॉरेस्ट एंड प्लगिंग द लैंड विद विगर। तो उन्होंने बड़े उत्साह के साथ क्या करना शुरू कर दिया? लैंड को काटना शुरू कर दिया और वहाँ पर खेती करना शुरू कर दिया। तो दिस वॉज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द संथाल एंड द पहाड़ियाज। आपको ध्यान रखना है कि जो पहाड़िया लोग थे वो कौन से उस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? हो का, HOE,
ये दिमाग पे रखना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पहाड़िया लोग कौन से उसको टूल्स को यूज करते थे, हो को, HOE, इंग्लिश हिंदी में कुदाल। तो जो पहाड़ी लोगों का जो हथियार था वो क्या था, कुदाल था, है ना, और यानी कि इंग्लिश में हो। और इधर जो संथाल्स थे उनका था प्लॉग, PLOUG, यानी कि हल। तो हल का यूज कौन करता था, संथाल करते थे, और कुदाल का यूज कौन करता था, पहाड़ी लोग करते थे। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या था कि जो पहाड़ी लोग थे वो कहते थे सारा का सारा जो जंगल वो हमारा है, हम कहीं भी घूम सकते हैं, वहाँ से उत्पाद को इकट्ठा कर सकते हैं और जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। जबकि जो संथाल थे वो एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के खरीदे हुए लोग थे, जो कि जंगलों को काट रहे थे, और जंगलों को काट कर वो क्या करना चाहते थे, वहाँ पे एग्रीकल्चर करना चाहते थे। दिस वॉज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द संथाल्स एंड द, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब जो संथाल थे, जहाँ वो खेती करते थे, अब उन्होंने ये भी डिसाइड किया था कि जहाँ हम खेती करेंगे वहीं पे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो उनको राजमहल की जो फुट हिल्स थी, राजमहल की जो तराई का स्थान था, पहाड़ियों के जो नीचे वाला जो स्थान था, वहाँ पे बसने के लिए कह दिया गया। और 1832 में उनको एक लैंड दे दिया गया। संथालों को जो लैंड मिला उसको कहा गया बेटा दमीन ए को। व्हाट वाज द नेम ऑफ द लैंड, दमीन ए को। द नेम ऑफ द लैंड वॉज दमीनेको, ठीक है, विच वॉज गिवन टू संथाल्स, एंड दे वर टू लिव विद इन, जिसमें वो रहेंगे। तो लैंड ऑफ द, आपसे ऑप्शन में पूछ सकते हैं, नेम द लैंड ऑफ द संथाल्स given to them. Damineco in which year? 1832. The land was given to them. This was declared to be the land of Santals. They were to live within. The practice through agriculture, यानी कि वहाँ प्लॉक कल्चर करते थे, हल का यूज़ करते थे, became the settled peasant. The land, अब जो उधर पहाड़िया लोग थे वो सेटल्ड नहीं थे। ये भी एक डिफरेंस है, क्योंकि पहाड़िया लोग क्या करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। यहाँ पे ये सेटल्ड एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वहाँ वो क्या करते थे, शिफ्टिंग। दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द संथाल्स एंड द पहाड़ियाज, ठीक है। द लैंड ग्रांट टू द संथाल्स स्टिपुलेट दैट एट लीस्ट 1/10 ऑफ द एरिया टू बी क्लियर्ड एंड कल्टिवेटेड द फर्स्ट 10 years। तो पहले 10 साल उन्होंने उसके 10वें भाग को क्लियर कर डाला और वहाँ पर खेती करना शुरू कर दिया। द टेरिटरी वॉज सर्वेड एंड मैप, जो ये भूमि जो उनके द्वारा काटी गई थी संथालों के द्वारा, उसको मेजर्ड किया गया, उसको फिर मैप किया गया, एनक्लोज विद बाउंड्री पिलर्स, उस पर चारों तरफ दीवार भी कर दी गई थी पिलर्स के साथ। एंड इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बोथ द वर्ल्ड ऑफ सेटलर एग्रीकल्चर ऑफ प्लेन्स एंड हिल्स ऑफ पहाड़ियास। तो यानी कि संथालों की जो भूमि थी उसकी चारों तरफ दीवारी हो गई थी, वो प्लेन एरिया हो गया था, जबकि पहाड़िया किस में रहते थे, हिल्स में रहते थे, ठीक है। तो संथाल लोग नीचे रहते थे और पहाड़िया लोग हिल्स पे रहते थे। दिस वाज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द संथाल्स एंड द पहाड़ियास। इज इट क्लियर। अब जो पहाड़िया लोग हैं वो संथाल्स को भी आउटसाइडर ही समझते थे। क्यों आउटसाइडर समझते थे, वाई दे वर कंसिडर्ड आउटसाइडर, क्योंकि उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के जमींदारों के कहने पर वहाँ पर आ गए थे और वो उनकी भूमि पर उनको जंगलों को काटकर वहाँ पे कृषि योग्य बना रहे थे, इसलिए संथालों को भी आउटसाइडर माना गया। इज इट क्लियर। आफ्टर द डीमार्केटेशन ऑफ जमीन कोई संथाल सेटलमेंट एक्सपेंडेड रैपिडली, और जैसे ही उनको ज़मीन मिली 1882 में संथालों को, तो उनका विस्तार बढ़ने लगा और ज़्यादा एक्सपेंड करने लगे। फ्रॉम 40 संथाल विलेजेस इन एरिया इन 1838, as many as 1473 village has set up by 1851। तो आपसे पूछ सकते हैं how many villages were set up in 1851। how many villages were settled, 1473 villages were settled down, किसके, संथालों के। संथाल जो पहले 40 थे केवल, उनकी संख्या कितनी हो गई, 1473 उनकी संख्या हो गई थी, ठीक है। एंड ओवर द सेम पीरियड द संथाल पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम मेयर 3000 टू 82,000, यानी कि मात्र जो 3000 थे वो कितने हो गए थे, 82,000। अ कल्टीवेशन एक्सपेंडेड, जो कल्टीवेशन था, कृषि विस्तार हो गया था। एंड इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ रेवेन्यू फ्लो इनटू कंपनीज कॉफर, तो बहुत सारा मनी, धन किसको मिलने लगा, कंपनी को मिलने लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलने लगा। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी, एग्रीकल्चर भी बढ़ा था, क्योंकि संथाल किसके प्रति फेथफुल थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इनकम थी वो क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। दिन प्रतिदिन ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इनकम थी वो बढ़ती जा रही थी। इज इट क्लियर। संथाल मिथ्स एंड सॉन्ग of the 19th century refer frequently a long history of travel. They represent the Santhal past as one of the constituent
continuous mobility, a tireless search of place to settle. Here in जमीन को the journey seemed to have come to an end. तो बहुत सालों तक संथाल एक से एक स्थान हिंदुस्तान पे भटक रहे थे जमीन के लिए, और जब उन्हें जमीन मिल गई तो दैट वाज द एंड ऑफ देयर लाइफ, यानी कि उस जमीन में आकर वो क्या हो गए थे, सेटल डाउन हो गए थे। ठीक है। When the Santhals settled on the peripheries of the Rajmahal hills, the Pahadia resisted but were ultimately forced to withdraw deeper into the hill. तो जब संथालों ने पहाड़िया के स्थानों पर कब्जा करना शुरू किया तो नेचुरल था कि पहाड़ियों लोगों ने उनका विरोध करना शुरू किया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अल्टीमेटली इन पहाड़ियों को ही अपनी जगह से हटना पड़ा और उनको वो सुदूर हिल में, डीपर हिल में चले गए। तो ऊपर पहाड़ियों में कौन चले गए, पहाड़िया लोग चले गए, और इधर प्लेन एरिया में कौन लोग आ गए, संथाल्स आ गए थे। ठीक है। They restricted from moving down to lower hills and the valleys. They were confined to dry interior of more barren and rocky upper hills. तो संथालों पहाड़िया के हिल्स पे, पहाड़िया लोगों के पास से आ गया, क्या हिस्से में आया, बंजर भूमि, बैनर भूमि, ड्राई भूमि, सूखी भूमि। जबकि संथालों के पास क्या आ गया, उपजाऊ भूमि आ गई। तो संथाल लोगों के पास उपजाऊ भूमि आ गई, वहीं पहाड़ी लोगों के पास क्या आ गया, बैरन लैंड आ गया, ड्राई एरिया आ गया था। ठीक है। अब thus severely affected their lives, improvising them in long term. Shifting cultivation depend on ability to move newer and newer land and utilization of nature of the soil. When the most fertile land became inaccessible to them, being the part of Damin, the Pahadiya could not effectively sustain their mode of cultivation. तो बहुत लंबे समय तक भी वो अपने मोड ऑफ कल्टिवेशन को नहीं संभाल पाए, क्योंकि उनका शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। उनके पास उपजाऊ लैंड नहीं थे, उनके पास ड्राई भूमि थी। तो when the forest region were cleared for cultivation, hunter among them also faced the problems. तो जब फॉरेस्ट जंगल काट दिए गए थे तो ना केवल पहाड़ी लोगों को बल्कि जो हंटर्स थे, शिकारी थे, उनको भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, है ना। तो पहाड़ी लोगों के पास क्या नहीं बचे, जंगल ही नहीं बचे, ना ही हंटर्स के पास पड़े, जो शिकारी थे उनके पास भी क्या नहीं थे, उनके पास जंगल नहीं थे। द संताल बाय कॉन्ट्रास्ट गेव अप देयर अर्ली लाइफ ऑफ मोबिलिटी एंड सेटल डाउन। और उसके बदले में जो संथाल लोग थे उन्होंने अपनी जो मोबिलिटी वाली लाइफ थी उसको दे डाला था, और वो क्या बन गए थे, दे हैड अ सेटल्ड लाइफ। उनकी जो संथालों का जो जीवन था वो कैसा हो गया था, सेटल्ड हो गया था, बस चुके थे वो। ठीक है। ये पीछे पंकज बताओ, संथालों के सेटल्ड लाइफ से पहले कैसा जीवन था संथालों का, मैं संथालों की बात कर रही हूँ, बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग टू मी बेटा। संथालों का जीवन कैसा था सेटल्ड लाइफ से पहले, बताओ, कोई और बच्चा बताएगा, किरण बताओ, सेटल्ड लाइफ से पहले संथालों का जीवन कैसा था। Yes, they were nomadic, kind of nomadic people, those who move from one place to another. और बहुत लंबे संघर्ष के बाद इनको जमीन मिली थी। जमीन का नाम क्या था संथालों की, संथालों की जमीन का नाम क्या था, दमीने कोई। दमीने कोई किसने दी थी इनको, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दी, है ना। तो इतने लंबे समय के बाद, इतना घूमने के बाद उनकी सेटल्ड लाइफ हो पाई थी और उनका कल्टीवेशन बढ़ने लगा था। कल्टीवेशन बढ़ने का कारण था कि पॉपुलेशन उनकी इंक्रीज हो गई थी, लैंड एरिया ज़्यादा एक्सटेंड हो गया था, और उस जो लैंड एरिया एक्सटेंड हुआ था वो बहुत उपजाऊ था, जिसमें वो क्या कर सकते थे, कृषि कर सकते थे। और ये कहा जाता है कि वो जो एग्रीकल्चर था वो न केवल अपने कंजम्पशन के लिए कर रहे थे, बल्कि अब उन्होंने कमर्शियल फार्मिंग स्टार्ट कर दी थी। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब क्या होता है, कमर्शियल फार्मिंग का मतलब क्या होता है, इसका फार्मिंग फॉर द प्रॉफिट, ऐसी क्रॉप उगाएंगे जिससे उन्हें क्या मिलेगा, मुनाफा मिलेगा। ठीक है। यहाँ तक कि वो ट्रेडर बन गए थे, इवन मनी लेंडर भी बन गए बाद में। तो वो देखो, अब संथालों का हम कैसे ग्राफ में ले जा रहे हैं, पहले क्या है, नोमैडिक है, फिर क्या हुए, वो सेटल डाउन हुए। सेटल डाउन के बाद उन्होंने क्या करना शुरू किया, कमर्शियल फार्मिंग करना शुरू किया। कमर्शियल फार्मिंग की वाणिज्यिक कृषि करी, वाणिज्यिक कृषि के साथ साथ वो क्या करने लगे, ट्रेड करने लगे, ट्रेड के साथ वो क्या बन गए, मनी लेंडर। तो यानी कि वो जो नोमैडिक थे वो कहाँ तक पहुँच गए, मनी लेंडर थे। कौन लोग, संथाल लोग। इज इट क्लियर, यहाँ क्लियर हो गया। तो संथाल लोग कैसे आए, अभी हम ये क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं कि संथाल लोग उस राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुंचे, थ्रू द जमींदार्स, क्योंकि जमींदार ने उन्हें ऑफर किया, क्या ऑफर किया,
काम करना कहाँ पे, राजमहल की पहाड़ियों पे, क्योंकि राजमहल की पहाड़ियों पे कौन कब्जा करने चाहता था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी उस पर कब्जा करने चाहती थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये काम किसको दे दिया, जमींदारों को दे दिया। जमींदार किससे काम कराएंगे, संथालों से काम कराएंगे। अब समझ में आया, संथालों को क्या दे दिया गया, कौन सा लैंड दे दिया गया, जमीन को ही दे दिया गया। नाउ द संथाल्स दे आर सेटल लाइफ, जो घूम रहे थे उधर उधर, उनको क्या मिल गया, सेटल लाइफ मिल गई, है ना। सेटल लाइफ मिलने से अब वो जो कल्टीवेशन कर रहे थे वो ना केवल अपने कंजम्पशन के लिए बल्कि कमर्शियल पर्पस के लिए करने लगे। वो लोग कमर्शियल क्रॉप्स उगाने लगे, ठीक है। फिर वो ट्रेडर भी बन गए। जब बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगा तो अब एक्स्ट्रा मनी का क्या करेंगे, तो उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। और इतना पैसा हो गया कि लोगों को मनी लैंड भी करने लगे, सूदखोर पे पैसा देने लगे, सूदखोर बन गए वो लोग। कौन, तो आपको दिमाग में जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, ये इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, तो एक तरफ लिखो द नोमैडिक और एक तरफ मनी लैंडर। यहाँ से कहानी शुरू हुई, यहाँ पे एंड अप हुई है किसकी, संथालों की। और कहाँ रहे, कहाँ पे थे, नेम द प्लेस वेयर दे सेटल डाउन। हाँ, उस वो कहाँ थी, वेयर, इन द फुट हिल्स ऑफ राजमहल। इन द फुट हिल्स ऑफ राजमहल कौन थे, संथाल्स थे। और उसी राजमहल की पहाड़ियों पे कौन थे, पहाड़ियाज थे, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ गया, पहाड़ियाँ बेचारे ऊपर ही टंग गए और जो संताल ऊपर क्यों टंगे, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के साथ क्या नहीं किया, एग्रीमेंट ही नहीं किया। अगर वो अंग्रेजों के साथ एग्रीमेंट कर लेते वो भी खुशहाल होते, लेकिन चूंकि वो उस जंगल से बहुत प्यार करते थे, उस जंगल को कटने नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने कोई पैसिफिकेशन ही नहीं किया, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई समझौता ही नहीं किया, इसलिए उनको ऊपर टांग दिया गया। कहाँ चले गए वो, पहाड़ी हिल्स ऊपर राजमहल की इंटीरियर क्षेत्र में चले गए। उनका जीवन तो नर्क हो गया, क्योंकि उनके पास अब जगह ही नहीं बची, कल्टीवेशन की भी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की भी जगह नहीं बची। वहीं कौन प्रॉस्पर हो गए, खुशहाल कौन हो गए, संथाल्स हो गए, क्योंकि संथाल्स को ज़मीनें को ही मिल चुका था, क्योंकि संथाल राजमहल की फुटेल्स में अच्छे से बस चुके थे, क्योंकि संथाल जंगलों को काट के एग्रीकल्चर कर रहे थे, क्योंकि एग्रीकल्चर करके वो कमर्शियल एग्रीकल्चर कर रहे थे, कमर्शियल एग्रीकल्चर करके वो ट्रेड कर रहे थे, ट्रेड करके वो लोगों को क्या दे रहे थे, पैसा भी उधार दे रहे थे, मनी लेंडर्स भी बन गए थे, ठीक है। समझ आ गया, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कब साइन हुआ था ट्रीटी, 1832 में। 1851 में कितने संथाल हो गए थे, तो मैं कितने हो गए थे, मतलब पॉपुलेशन कितनी हो गई, 82,000 क्या हो गई थी पॉपुलेशन, पहले कितनी थी 3,000। यहाँ समझ आ गई सब बच्चों को, आई होप यहाँ बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो संथाल से however soon found that the land they had brought under cultivation is slipping away from their hand। अब उनको ये लगने लगा था कि जो जमीन हमने काटी, जो जमीन हमने जो बनाई अपने लिए, वो हमारे हाथों से निकलती जा रही है। किसको लगा, संथालों को लगा, ठीक है। अंडर द स्टेट वॉज लेविंग हैवी टैक्स ऑन लैंड, संथाल वॉज क्लियर्ड। तो अब स्टेट यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या चालाकी करी, जो जंगल संथालों के द्वारा काटे गए थे, जो जंगल संथालों के द्वारा काटे गए थे, जो क्लियर किए गए थे, उस पर हैवी टैक्स लगा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो अब संथालों को क्या लगा कि भैया जो ज़मीन हमने अपने लिए की थी वो हमारे हाथों से क्या होती जा रही है, निकलती जा रही है, जाती जा रही है। क्यों, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो उस पर क्या लगा दिया था, हैवी टैक्सेस लगा दिए थे, ठीक है। इज इट क्लियर। मनी लैंडर्स दीकूज, जो मनी लैंडर थे वो दीकू कहलाते, याद रखना, वर चार्जिंग दैम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो मनी लैंडर्स, एक पोस्ट बना दी ईस्ट इंडिया कंपनी ने और इनका नाम था दीकूज, और वो जो दीकूज थे वो इन संथालों से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको चार्ज करने लगे, ठीक है। एंड टॉकिंग ओवर द लैंड व्हेन डेप्थ रिमेन अनपेड, और उनसे कहते थे कि यदि तुम भूमि नहीं दे पाए तो ये लैंड हमारी है, तुम्हारी गिरवी रख देनी पड़ेगी तुम्हें लैंड, ठीक है। द जमींदार्स वर असर्निंग कंट्रोल ओवर द जमीन एरिया। अब जो जमींदार है वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी था, तो जमींदार किस पे कंट्रोल करता था, उस जमीन एरिया पे जो कि किसकी थी, संथालों की। अब संथालों को डर बैठ गया, क्या डर बैठा संथालों को, कि हमारी जमीन हमारे हाथों से निकलती जा रही, क्यों, क्योंकि उस पर क्या लगा दिए गए थे, हैवी टैक्स लगा दिए गए थे। जो दीकूस थे, जो मनी लैंडर्स थे, वो उस पर हैवी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देते थे, ठीक है। जिससे कि वो और ये भी कहा गया कि अगर तुम कर्ज नहीं दे पाओगे तो क्या होगा, तुम्हारी लैंड हम ले लेंगे। और जमींदारों का अच्छा सा कंट्रोल हो गया उस जमीन पे, उस खेती पे। बाय 1850s संथाल्स फेल्ट दैट टाइम हैड टू रिबेल अगेंस्ट जमींदार। अब संथालों को लगने लगा कि हमें भी अब विद्रोह करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि उधर अंग्रेजों ने पहाड़ियों को तो पहले से हालत खराब कर दी,
या संथालों की हालत भी खराब होने लगी 1850 के दशक में, क्योंकि संथालों को ये डर हो गया था कि अब हमारी ज़मीन हमारे हाथों से क्या होती जा रही है, हमारे हाथों से निकलती जा रही है। ऐसा किसको लगने लगा था? संथालों को लगने लगा था। एंड सो दे स्टार्टेड रेजिस्टेड अगेंस्ट द जमींदार्स, इसलिए उन्होंने जमींदार के खिलाफ आवाज़ उठा दी, मनी लैंडर्स की आवाज़ उठा दी और कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट आवाज़ उठा दी। जमींदार जो उनकी भूमि पर कब्जा किए हुए था, मनी लैंडर जो उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा देता था, और कॉलोनियल रूल यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। कॉलोनियल रूल का औपनिवेशिक शासन का मतलब क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसे क्लियर? तो अब ये बताओ मुझे कि संथालों पर कौन कौन लोग प्रभावित है? जमींदार, मनी लैंडर यानी कि सूदखोर, और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि औपनिवेशिक शासन। ये तीन के तीन हावी हो चुके थे किस पर? संथालों पर। इसलिए संथालों ने इनके खिलाफ क्या उठा दिया? इनके खिलाफ आवाज उठा दी। इट वॉज आफ्टर, अब संथालों ने विद्रोह किया। आपसे पूछ सकते हैं संथाल विद्रोह कब हुआ है, रिवोल्ट कब हुआ है? 1855 से 1856 तक। It was after Santhal revolt that Santhal Pargana was created, carving 5,500 square mile from the district of भागलपुर and बीरपुर। तो उन्होंने भागलपुर डिस्ट्रिक्ट और भीमपुर डिस्ट्रिक्ट बना ली। किसने? संथालों ने। कौन सी ईयर में? आफ्टर संथाल वॉर यानी कि 1856 में भूमि बन गई। कौन सी? भागलपुर एंड वीरभूमि वर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ संथाल्स। कितना कितना था? 5,500 स्क्वायर माइल उसका एरिया था। The colonial state hoped that by creating a new territory for Santhal, imposing some special law within, Santhal could be consolidated. तो उनको ये लगा कि अगर हम ये दो डिस्ट्रिक्ट उनको दे देते हैं, इनको संथालों को, तो शायद वो संतुष्ट हो जाए। कौन लोग? संथाल लोग। ठीक है। तो जब उन्होंने विद्रोह किया तो उनको खुश करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने दो स्टेट क्रिएट कर दिए। वन वॉज भागलपुर एंड सेकेंड वॉज भीमपुर। With this hope, by creating this new territory for Santhal, they and special law within, they must be consolidate. Consolidate मतलब कि हो सकता है कि वो अंग्रेजों से संतुष्ट हो जाए और विद्रोह ना करे। तो उनके विद्रोह को दबाने के लिए ऐसा किया गया था। इसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पे देखो कि संथाल फाइट द सिपॉइज। सिपॉइज मतलब होता है सैनिक। सिपॉइज ऑफ ब्रिटिश राज। आप पिक्चर देख सकते हैं कि कैसे वो लड़ रहे हैं। इसमें उनके जंगलों को भी आग लगा दी गई थी। आफ्टर द रेबलियन वॉज क्रश्ड, द रीजन वॉज सर्च, सस्पेक्ट वर पिक्ड अप एंड विलेजेस सेट ऑन फायर। इमेजेस जो बर्निंग विलेज को दिखा रहे हैं। ठीक है। उनके जंगलों को जला दिया गया था। क्या क्लियर हो गया सब बच्चों को? तो संथालों के विद्रोह को भी क्या कर दिया गया था? दबा दिया गया था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं बेटा। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आपसे। संथाल पहाड़िया से संथाल पे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। पहाड़िया का जो इम्प्लीमेंटेड टूल है उसका नाम क्या था? पहाड़ियों के जो टूल्स था उसका नाम क्या था? वो कुदाल है ना, इंग्लिश हिंदी में कुदाल। और संथालों का क्या था? प्लग यानी कि हल। तो अब जब कुदाल और जब हल को आप देखोगे तो उसकी फिगर आपके मन में एकदम आ जानी चाहिए। कुदाल कैसे होते हैं देखा होगा आपने, पहाड़ में भी देखा होगा ना। कुदाल होता छोटा सा होता है और हल कैसा होता है? बड़ा होता है। तो आप उससे इमेजिन कर सकते हो कि जो पहाड़िया थे बेचारे वो तो अपने कुदाल से ही खेती करते रह गए। कहाँ पे? पहाड़ी इलाके पे ऊपर, है ना। और जो उनके पास हल था तो उनकी जो प्लॉगिंग थी वो ज़्यादा अच्छी हुई, कल्टीवेशन ज़्यादा अच्छा हुआ। किसका? संथालों का। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे। पहाड़िया लोगों के लाइफ कैसी थी वो पूछ सकते हैं। वो जंगल से क्या इकट्ठा करते थे वो आपसे पूछ सकते हैं। पहाड़िया लोग कहाँ रहते थे? पहाड़ियों लोग राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। उनका लाइफ कैसी थी वो आपसे पूछ सकते हैं। व्हाट दे यूज, वो क्या यूज़ करते थे? जंगल से उत्पाद इकट्ठा करते थे। कौन सा फूल यूज़ करते थे? नेम द फ्लावर। महुआ का फूल यूज़ करते थे। ठीक है। महुआ का फूल यूज़ करते थे, आपसे पूछ सकते हैं। वो उसको इकट्ठा करते थे। और क्या करते थे? सिल्क कोकून यूज़ करते थे। सिल्क कोकून मतलब सिल्क के कीड़े को पालते थे जिससे कि वो सिल्क का उत्पादन कर सकते थे। ठीक है। तो जंगलों से जितना भी उत्पाद होता था उसको ये इकट्ठा करते थे, उस पर खूब मस्त रहा करते थे। उसकी कोई उनकी कोई बाउंड्री नहीं थी। जंगल में इधर उधर घुमा करते थे। लेकिन जब अचानक से आउटसाइडर आने लगे तो उनकी लाइफ क्या हो गई?
उनकी लाइफ में भूचाल सा आ गया। अच्छा, ये उत्पाती किस्म के भी थे, क्या करते थे, जंगलों पे सॉरी, जब उन पे जंगलों का उत्पाद खत्म हो जाया करता था, स्केसिटी हो जाया करता, तब ये क्या करते थे, तब ये गांव पर अटैक कर देते थे बच्चों, और वहां से लूट मार करते थे, और ज़मींदार लोग उनको रोकने की कोशिश करते थे। ठीक है, और कई बार ज़मींदार इनको खुश करने के लिए क्या करते थे, नजराना दे देते थे ना, पर एनुअल उनको खुश करने के लिए उनको अपनी तरफ से नजराना भेंट करते थे, भाई तुम हमारे जंगलों पे, हमारे गांव पे क्या नहीं करोगे, आक्रमण नहीं करोगे। ठीक है, अब इस सिचुएशन का फायदा किसके द्वारा उठाया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। उन्हें जमींदारों को, उन्होंने ताल्लुकदारों को परस्यू किया कि तुम वहाँ के जंगलों को काटना शुरू करो। अब जमींदारों को काम मिल गया, उनको काम क्या मिला कि राजमहल की पहाड़ियों के आसपास खेती करना शुरू कर दो। अब वो स्वयं काम नहीं कर सकते थे, तो वो किस ओर गए, संथालों की ओर। उन संथालों की ओर जो इधर उधर भटक रहे थे, उनको काम मिल गया, संथालों को, उनको सेटल्ड लाइफ मिल गई, उनको ज़मीन मिल गई। ज़मीन का नाम, ज़मीन है कोई, इन विच ईयर 1832, एक्सचेंज कब हो गई, 1851 में, है ना। जो 40 विलेज थे वो कितने हो गए, 1437, है ना। इतने सारे विलेजेस हो गए, और उनकी जनसंख्या बढ़ गई 3000 से 82,000 हो गई थी। जो संताल थे वो सेटल डाउन हो गए, लेकिन संतालों को भी कुछ हासिल नहीं हुआ, लास्ट में हम पढ़ेंगे, है ना। लास्ट में जैसे कि मैंने बताया कि क्या संताल खुश रहे, नहीं, खुश क्यों नहीं रहे, क्योंकि वो जो लैंड उन्होंने अपने लिए करा था वो उनके हाथों से निकल गया था, वो फिर से किसके पास चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया था। ठीक है, तो संतालों का जीवन, हालांकि उन्होंने विद्रोह किया और उस विद्रोह को दबाने की कोशिश भी की गई। ठीक है, और उसमें कहा गया कि दे कंसोलिडेटेड विद द, जो थे उनको उसके संग क्या करना पड़ा, उनको सेटल डाउन करना पड़ा, किसके संग, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उनको सेटल डाउन। तो ये आपसे टाइम पीरियड पूछ सकते हैं कि संताल विद्रोह का टाइम पीरियड क्या था, क्या था, 1855 से 1856 का टाइम पीरियड था। इज इट क्लियर, क्या क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं बेटा 2.3 पे, अकाउंट्स ऑफ बुकनन। इस पे भी बहुत क्वेश्चन आता है, इस पे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और इस पे आपसे एमसीक्यू आएंगे यानी कि केस स्टडी इसमें से आ सकता है। हम पढ़ते हैं ना केस स्टडी वाले केस क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस वाले बुकनन वाले में से केस स्टडी के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हम, अच्छा एक चीज़ और है कि जो केस स्टडी होता है, जरूरी नहीं आंसर उसमें हो, जो आपका पैराग्राफ उसमें आंसर नहीं होता कई बार, तो जो आपकी बुक में चैप्टर के बाहर पेज नंबर 274 पे जो आपका 2.3 है, इस पे भी क्वेश्चन हो सकता है किस पे, बुकनन पर है। सोर्स बेस में आंसर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अगर आपने ये पैराग्राफ पढ़ा हुआ है तो आपको आंसर आसानी से आ जाएगा। इज इट क्लियर, क्लियर हो गया बच्चों, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, इफ़ यू हैव एनी डाउट। ठीक है, अकाउंट्स ऑफ बुकनन, we have been drawing on Buchanan's account, but while reading his report, we should not forget that he was an employee of East India Company. अब आपसे पूछ सकते हैं, who was Buchanan? Employee of East India Company. ठीक है, his journey not only simply inspired by love of landscape and desire of discover that unknown, he marched everywhere with a large army of people. तो वो केवल उसका एक मकसद नहीं था कि वो डिस्कवर कर रहा है या भूमि से उसको लैंडस्केप से प्यार है या कोई डिस्कवरी कर रहा है नोन की, बल्कि वो आम लोगों के बीच में भी गया। ठीक है, जिसमें कि डॉट्समैन, सर्वेयर्स, पेंगुइन बेयरर्स, कूलीज, इन सब से वो मिला। द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलर्स वर ब्रोन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जितनी जितनी जगह वो घूमा इंडिया में, जहाँ भी वो घूमा उसका खर्चा कौन देता था, ईस्ट इंडिया। पर ईस्ट इंडिया कंपनी भी वो खर्चा कहाँ से निकालती थी, भारत से। वो खुद अपनी जेब से नहीं दे रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो जो खर्चा है, इंडिया में कोई भी ऑफिसर आता था बच्चों, तो उसका खर्चा ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे होता था, लेकिन खर्चा एक्चुअली इंडिया के ट्रेजरी से ही जाता था। जितने भी वॉर्स हुए थे उस टाइम पे, ठीक है, युद्ध हुए, उसका खर्चा भी कौन देता था, इंडियन स्टेट्स देते थे, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसका खर्चा उठाया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भी पैसा कहाँ से आ रहा है, भारत के खजाने से आ रहा था। ठीक है, इज इट क्लियर, क्या क्लियर होगी सब बच्चों के बच्चों। ठीक है, since it needed the information that Buchanan was expected to collect. Buchanan had specific instruction about that he had to look for and what he had to record. तो उसको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि उसने क्या देखा, क्या रिकॉर्ड किया, ये सब बातें ईस्ट इंडिया कंपनी उनको निर्देश दे के रखती थी। अपने मन मर्जी से वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। When he arrived at a village with his army of people, he was immediately, आर्मी ऑफ पीपल में कौन कौन है बच्चों उसके, ड्राफ्टमैन है, सर्वेयर है, प्लान क्वीन बेयरर है, कुलीज है। वो उसकी लार्ज आर्मी थी, किसकी, बुकनन की। तो जब वो चलता था ये लोग उसके साथ साथ चलते थे,
कौन लोग? ड्राफ्टमैन्स, सर्वेयर्स, देन प्लान क्वीन बेयरर्स एंड कुलीज। कुली मतलब जो उनका सामान उठाते थे, ड्राफ्टमैन का मतलब होता है जो कि नक्शा आदि बनाया करते थे, सर्वेयर जो सर्वे किया करते थे, और उसके बाद प्लान क्वीन बेयरर्स जो प्लान बनाते थे, और कुलीज जो उनका सामान उठाते थे। ये सब मिलकर किसके साथ चलते थे? किसके साथ चलते थे? बुकनन के संग चलते थे। ठीक है। बुकनन had a when he arrived at a village with his army, he saw immediately perceived an agent of सरकार। तो लोगों ने जब उसको देखा तो कहा कि भैया ये तो सरकार का का ही क्या है, सरकार का, इमीडिएटली मान लिया कि सरकार का एजेंट है। कौन? बुकन। किन लोगों ने? जिस गांव में वो पहुंचा था, जिस गांव में बुकनन पहुंचा था, उस गांव के लोगों ने सोचा कि ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट है। ठीक है। As the company consolidated its power and expanded its commerce, it looked for natural resources it could control and exploit। तो कंपनी वहाँ के जिस एरिया में पहुँचा था वो, तो वहाँ का जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उसको कंपनी पाना चाहती थी और वहाँ से रेवेन्यू भी पाना चाहती थी। It surveyed the landscape and revenue resources, organized the voyages of discovery, and sent its geologists and geographers, its botanists and medical men to collect the information। तो सब के सब वहाँ पे भेज दिए जाते थे ताकि वो वहाँ की इंफॉर्मेशन ले सके। ठीक है। Buchanan, undoubtedly an extraordinary observer, was one such individual। तो उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑब्जर्वर क्यों कहा गया? एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि भाई बुकनन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों कहा गया है? क्योंकि उसके पास वो सारी खूबियाँ थी जो ऊपर दी गई हैं। क्या खूबियाँ हैं उसके पास? ही वॉज जियोलॉजिस्ट, ही वॉज जियोग्राफर, ही वॉज बॉटनिस्ट, ही वॉज मेडिकल मैन हु कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। वो सारी की सारी खूबियाँ किसमें थी? बुकनन में थी। इसलिए उसको क्या माना गया है? उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑब्जर्वर माना गया है। ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल माना गया है। ठीक है। एवरीवेयर बुकनन वेंट ही ऑब्वियसली ऑब्जर्व द स्टोन रॉक्स एंड डिफरेंट डाटा एंड लेयर ऑफ सॉइल। तो जहाँ कहीं भी जाता था उन्होंने वो देखता था वहाँ चट्टाने हैं, वहाँ रॉक्स हैं, डिफरेंट डाटा यानी कि लेयर्स हैं किसकी? सॉइल की। ही सर्च फॉर मिडन स्टोन्स दैट वर कॉमर्शियली वैल्यूबल। तो वो जाता था तो देखता था भैया कहाँ पर वैल्यूबल सामान पड़ा हुआ है, कहाँ पे उसको वैल्यूबल मिनरल्स मिल सकता है, कहाँ पे वो अच्छी सॉइल मिल सकती है। तो इस सब की खोज करता था, उसकी रिपोर्ट लिखता था। उसको रिपोर्ट लिखने के लिए किसने कहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा था। ठीक है। ही रिकॉर्डेड ऑल सॉइल ऑफ आयरन और ओर, जहाँ पे माइका है, ग्रेनाइट है, सल्फेट है। अच्छा एक चीज़ और थी कि इंडिया के लोग तो अनपढ़ थे। जिस गांव में गए तो उन्हें क्या पता माइका क्या होता है, उन्हें क्या पता आयरन क्या होता है? वो तो सिंपल खेती करते थे। लेकिन जो ये थे बुकनन थे वो तो अच्छे ज्ञाता थे, उनको सब चीज़ें पता चल जाती थी, सॉइल कैसी है या वहाँ पे कौन कौन से मिनरल पा रहे हैं, उन सब की पूरी नॉलेज वो रिकॉर्ड करते थे और वो सारी की सारी रिकॉर्डेड नॉलेज कहाँ पहुँच जाती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ही केयरफुली ऑब्जर्व, उन्होंने केयरफुली क्या ऑब्जर्व किया? ही केयरफुली ऑब्जर्व द लोकल, yes, he carefully observed the लोकल एरियाज। उन्होंने उसको केयरफुली क्या किया? उसको केयरफुली ऑब्जर्व किया। किसने? बुकनन ने। और उसको क्या किया? उसको रिकॉर्ड किया और उसकी इंफॉर्मेशन किसको दी? ईस्ट इंडिया कंपनी को दी। तो हु वाज बुकनन? हु वाज द एम्प्लॉय ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, हु वाज अ नॉलेजेबल पर्सन एंड हु सर्वे करते थे। ही मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अगेन एंड ही सर्वे द एरियाज। ठीक है। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो वो ज़्यादातर रॉक्स को देखते थे, स्टोन देखते थे, वहाँ पे चट्टाने कैसी हैं, लेयर ऑफ सॉइल कैसा है। ही केयरफुली ऑब्जर्व दैट लोकल प्रैक्टिस सॉल्ट मेकिंग इन आयरन और माइनिंग। तो उन्होंने वहाँ देखा कि जो वहाँ के लोग हैं वो नमक बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है। वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? माइनिंग कर रहे हैं, खदान खोज रहे हैं, आयरन माइनिंग कर रहे हैं। When Buchanan wrote about a landscape, he most often described not just what he saw, what the landscape was like, but also how he could transform more productivity। अब जो बुकानन थे उन्होंने वहाँ पे जो जो कुछ भी मिनरल्स देखे, जो भी खनिज पदार्थ देखे, वो उन्होंने केवल उसको नोट डाउन नहीं किया, केवल उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी, बल्कि उन्होंने लिखा कि कैसे वहाँ पे इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, कैसे और अधिक उत्पादन किया जा सकता है। किसने करा ये? बुकानन ने किया। व्हाट क्रॉप्स कुड बी कल्टीवेटेड, वहाँ से क्योंकि सॉइल पता चल गई तो कौन सी क्रॉप वहाँ पे लगाई जा सकती है, कौन से ट्री को काटना है और कौन से ट्री को लगाना है। एंड वी मस्ट रिमेंबर दैट हिज विजन एंड हिज प्रायोरिटीज वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ लोकल इनहेबिटेंट। तो वो पढ़े लिखे थे और वहाँ के जो लोकल इनहेबिटेंट्स का मतलब वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, तो स्थानीय लोगों को तो इतनी नॉलेज नहीं थी। किसको नॉलेज ज़्यादा थी?
बुकनन को ज़्यादा नॉलेज थी, तो हमें ये नहीं भूलना है कि ही वॉज मोर इन्फॉर्मर और मोर नॉलेजेबल देन द लोकल पीपल, ठीक है। एंड हिज असेसमेंट एंड हिज असेसमेंट वॉज necessary was shaped by commercial concern of company and western notion of, तो उनका जो नजरिया था बुकनन का, वो कैसा था, कमर्शियल था। कमर्शियल था किसके लिए काम करना है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, कैसे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं इस एरिया से, वो पूरी की पूरी नॉलेज उन्होंने अपने अकाउंट्स में लिख डाली, किसने, बुकनन ने, ठीक है। ही वॉज एनविटेबली क्रिटिकल ऑफ लाइफ स्टाइल ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर एंड फेल्ट दैट फॉरेस्ट हैड टू बी टर्न इनटू एग्रीकल्चर लैंड, तो वो जो थे उस बात के आलोचक थे कि वहाँ पे फॉरेस्ट ड्वेलर्स मीन्स द डिसाइड पीपल, जो वहाँ रह रहे हैं, जो जंगल में रहने वाले जो जंगलवासी हैं, उनका उन्होंने क्रिटिकली विरोध किया और कहा कि जितने भी जंगल है वो क्या हो जाने चाहिए, काटे जाने चाहिए। ऑल द फॉरेस्ट मस्ट बी टर्न इनटू एग्रीकल्चर लैंड, ये किसने कहा, बुकनन। तो आपके दिमाग में एक व्यक्ति आ जाना चाहिए जब आप इस लर्न कर रहे हो, एक बुकनन आपके सामने आ गया है। बुकनन किसके संग जा रहा है, अपनी लार्ज आर्मी के संग जा रहा है, उसमें उसके पास सर्वेयर भी है, उसके पास डॉग पर्सन भी है, उसके पास कुली भी है। कुली की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई, सामान उठाना है उसको। तो जहाँ जहाँ वो जा रहे थे, जिस गांव में भी जाते थे, तो वहाँ पे उनकी जो नजरें थी ना केवल लैंडस्केप पे पड़ती थी, वहाँ की सौंदर्य पे पड़ती थी, बल्कि वहाँ पे क्या चीज़ वैल्यूबल है उसको वो खोजते थे, है ना। जैसे गांव में पहुंचे वहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि ये गांव जो है वो क्या बना रहे हैं, यहाँ तो नमक बना रहे हैं लोग, यहाँ तो लोग आयरन माइनिंग कर रहे हैं, तो लोगों की अब नमक तो बना रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए बना रहे हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसको हम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बढ़ा सकते, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सोचा, बुकाना ने सोचा। और वो ये सोचते थे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की इनकम को बढ़ाया जाए, बुकानन। तो उनको जब ये लगा कि भाई ये तो जंगल फालतू के हैं, इसमें तो लोग ऐसे ही रह रहे हैं, इनको तो क्या होना चाहिए, इनको तो कटना चाहिए, किसने सोचा ये, बुकानन ने सोचा। और इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये पूरे के पूरे जंगल क्या हो जाने चाहिए, काट डालने चाहिए, सो दैट इट कैन बी क्लियर्ड एंड इट कैन बी टर्न इनटू एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। इनको जंगलों को काट के इसको किस में कन्वर्ट करना है, एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करना है। आई होप ये बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आएगा चैप्टर, यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया। तो आपको एक एक, क्योंकि ये चैप्टर में आपको थ्योरी पार्ट करना है, इसमें एमसीक्यूज कम आएंगे, आपको इसमें थ्योरी पार्ट करना है, तो ये चैप्टर